नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए यूनिट 10 का सेकंड पॉइंट लेकर के आई हूँ। इसके पहले मैं आपको हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में बता चुकी हूँ, जिसमें आपका स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, सारी योजनाओं पर हमने डिस्कस कर लिया है। आज आपके लिए लेकर के आई हूँ जो आपके कार्यक्रम प्रबंधन से संबंधित है, यानी आपका प्रोग्राम मैनेजमेंट असेसमेंट। क्या है? प्रोग्राम मैनेजमेंट असेसमेंट है ये, जिसमें आपको प्रोग्राम असेसमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या होता है और उनमें कौन कौन सी चीज़ों का असेसमेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ों को हम बताएंगे। और साथ में आपके क्वेश्चन का जो पूछे गए थे उसका आंसर भी देंगे और नए क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब देखिए, यहाँ पर हमने लिया है प्रोग्राम मैनेजमेंट असेसमेंट। देखिए, पहले प्रोग्राम मैनेजमेंट होता क्या है। तो देखिए, किसी संगठन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए देखिए मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का काम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस मैनेजमेंट में व्यक्ति का, यानी जो काम करने वाले जो मैनेजर्स, जो मैनेजमेंट में होता है, मैनेजर्स, वर्कर्स और उनके क्या कार्य है, इन तीनों चीज़ों का क्या करता रहता है, प्रबंधन किया जाता है। किसमें? मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजर्स, वर्कर्स और जो उनके क्या कार्य होते हैं, इन सब तीनों चीज़ों का क्या करते हैं, मैनेजमेंट किया जाता है। उसका प्रबंधन किया जाता है, कैसे करना है, क्या करना है, किसको लोगों को कौन सी ड्यूटी देना है, कौन से अधिकार देने हैं, कैसे काम कराना है, इन सब चीज़ों का उसमें मैनेजमेंट में सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित होती हैं। अब यहाँ पर आपका एक्सटेंशन से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पर आपका टॉपिक जो बताएंगे हम वो एक्सटेंशन से संबंधित ही बताएंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है, किसी संगठन के प्रदर्शन को बेहतर बनाना हो। यानी बेहतर का मतलब है जो काम किसी संगठन के लिए, देखिए कोई भी संगठन होता है उसमें सभी लोग एक साथ मिल करके एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ मिल करके कार्य करते हैं। तो यानी कहने का मतलब है किसी संगठन को बेहतर बनाने के, यानी जो उसके कार्य हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाने के लिए जो है ये प्रक्रियाएं की जाती हैं। क्या क्या प्रक्रियाएं की जाती हैं? देखिए, नियोजन, प्रेरणात्मक, जिसको प्रेरणा बोलते हैं, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, क्रियान्वयन, यो मूल्यांकन के द्वारा जो है कार्य को, यानी जो संगठन के जो कार्य हैं उनको पूरा किया जाता है। इन्हीं सबको मिला करके इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट। तो प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या होता है, किसी संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, तो ये होते हैं। उसके और अंदर में क्या होता है, नियोजन, निर्देशन, अभिप्रेरणा, समन्वय, नियुक्ति, ये सारी चीजें जो है उसके अंदर आती हैं, जिनके द्वारा जो है कार्य को पूरा कराया जाता है, कार्य को संपन्न कराया जाता है। जो मैनेजर्स के द्वारा, जो मैनेजमेंट में जो हेड होता है उसके द्वारा सारी चीजों पर कंट्रोल किया जाता है। अब देखिए, हमारा जो इसमें आपको कुछ शब्द दिए हैं, इस शब्दों को भी मैं यहाँ पर चर्चा करूंगी इसके अलग अलग टॉपिक पर, लेकिन यहाँ पर हमने अभिप्रेरणा और निर्देशन क्या होते हैं। तो देखिए, अभिप्रेरणा और जो निर्देशन होते हैं, अभिप्रेरणा का मतलब है जैसे किसी से काम कराना हो, किसी से काम लेना होता है, तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले उसके अधिकार को देते हैं, उसके कार्य को देते हैं। इसके साथ साथ उसको आवश्यकता पड़ने पर उसको सकारात्मक जो है एक तरीके से मोटिवेट करते हैं, उसको आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा करोगे आप ऐसे हो जाओगे, ऐसा आपको मैं मतलब प्रमोट कर देंगे, आपको इतना आपको जो है इसमें बढ़ा देंगे। इस तरह से उनको क्या है, अब प्रेरणा दी जाती है। तो इस तरह से यानी उनको पॉजिटिव वे में लाने के लिए, संगठन को पॉजिटिव वे में लाने के लिए, उस व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको लाने के लिए जो है उनमें कुछ अभिप्रेरणा जैसे काम किए जाते हैं। और इसमें आपका है निर्देशन। निर्देशन का मतलब होता है किसी चीज को कराने के लिए उसके लिए एक तरीके से हिंट देना, इंट्रो मतलब उसको कह सकते हैं गाइडलाइन देना, वो हमारा क्या होता है, निर्देशन होता है। तो निर्देशन भी कई तरीके से होते हैं, जैसे जो व्यक्ति होता है, जैसे जो वर्कर होते हैं, उसी के अनुसार उनको निर्देशन दिए जाते हैं। किसी को बस थोड़ा सा हिंट देते हैं, किसी को पूरी चीजें उसको गाइड बतानी पड़ती है, किसी को स्टेप बाय स्टेप चीजों को बतानी पड़ती है, तो हमारा सारा निर्देशन में आता है। तो निर्देशन का मतलब होता है समय का बचत, श्रम का बचत, धन का बचत करने के लिए बीच बीच में निर्देशन देना आवश्यक होता है,
जिससे कार्य सही तरीके से हो सके। तो निर्देशन क्या है? समय, श्रम और धन की बचत करने के लिए लोगों को, जो वर्कर्स होते हैं, जो और उसमें हेड उसके ऊपर जो होते हैं, इनको बीच बीच में निर्देशन देना आवश्यक होता है, जिससे काम सही तरीके से हो सके, समय की बचत हो सके, श्रम की, यानी ऐसे कभी कभी क्या होता है, काम करने वाले जो वर्कर होते हैं काम नहीं करते हैं, सारे काम पड़े रहते हैं, और धन जो है एक्स्ट्रा खर्च होता जाता है, जो चीज़ें वहाँ पर लगे हुए, जो संसाधन खर्च जो लगे हुए हैं वो भी उसमें क्या है, यूज नहीं हो जाते। यानी समय, श्रम और धन की बचत करने के लिए निर्देशन देना आवश्यक होता है। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर है कुछ, मैंने यहाँ पर विशेषताएं दिया है। यहाँ पर हमने एक शब्द लिया है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जो हमारा प्रबंधन होता है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, और ये तब तक चलता है प्रबंधन जब तक जो हमारे मैनेजमेंट का, जो हमारे संगठन है जो हमने बनाया है उसका उद्देश्य जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक जो है प्रबंधन का कार्य चलता रहता है। तो प्रबंधन इसीलिए है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तब तक चलती है जब तक उद्देश्यों की पूर्ति ना हो जाए, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, निर्देशन, समन्वय, नियुक्ति, ये सारी चीजें इसमें कराई जाती है। अब क्या है विशेषताएं, क्या प्रबंधन? प्रबंधन एक व्यवसायिक कार्य भी होता है। यानी देखिए प्रबंधन ऐसा नहीं कोई ऐसा क्षेत्र अछूता हो जिसमें प्रबंधन का काम ना किया जाता हो। चाहे हम अपने घर पे देख लें, यहाँ पे मैनेजमेंट होता है, मैं आपको मैनेजमेंट आप पढ़ते ही हो, और कोई चाहे बिजनेस से संबंधित है वहाँ भी आपके मैनेजमेंट के कार्य किए जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये एक व्यवसायिक कार्य भी है। सामाजिक कार्य, कोई समाज से संबंधित कार्य कर रहे हैं वहाँ भी प्रबंधन करना आवश्यक होता है, नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। और सार्वभौमिक कार्य है, यानी ये हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी प्रबंधन का कार्य क्या है, ये हर क्षेत्र में पाए जाते हैं और हर क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। इसीलिए क्या है, ये एक सार्वभौमिक होता है, व्यवसायिक होता है और सामाजिक होता है। तो ये हमारे प्रबंधन की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब आते हैं कार्यक्रम प्रबंधन के क्या कार्य होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें प्रबंधन का कार्य शुरू करना हो। अब यहाँ पर हम आपके आते हैं एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन संबंधित लेकर के, क्योंकि आप एक्सटेंशन पढ़ रहे हो इसी रिलेटेड यहाँ पर आपको मैंने टॉपिक बताया है। सबसे पहले क्या है, जरूरतों का निर्धारण या आकलन करेंगे। क्या हमारा जरूरतों का निर्धारण करेंगे, यानी सबसे पहले हमें जानना है कि हमें जिस चीज़ के लिए प्रबंधन करना है, जिस चीज़ के लिए करना है, सबसे पहले उसकी क्या ज़रूरत है, उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी क्या समस्या है, उनके पास क्या संसाधन है। इन अन सारी चीज़ों पर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उनसे जो है डाटा को इकट्ठा करेंगे। अब देखिए जो डाटा का जरूरतों का निर्धारण करते हैं या आकलन करते हैं, इनको हम 3 रूप में करते हैं। क्या क्या है, अन्वेषण एवं पहचान करते हैं, यानी पहले उसकी खोज करेंगे, वाकई इनकी वास्तविक समस्या क्या है, क्या फेल्ट नीड इनकी क्या है, और उसके बाद उसकी पहचान करेंगे। पहचान यानी खोज तो कर लिए, अब खोज के बाद कई समस्याएं आ रही हैं, उसमें से उसकी पहचान करेंगे क्या मुख्य समस्या उनकी है। उसके बाद हमारा है कि डाटा इकट्ठा करेंगे, यानी जो मुख्य समस्या है उससे संबंधित डाटा इकट्ठा करेंगे। जैसे वहाँ पर हम जैसे लगते हैं वहाँ पे स्वच्छता की कमी है, साफ सफाई नहीं है, संक्रामक बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं वहाँ पर, तो उससे संबंधित क्या करेंगे, वहाँ पे उससे संबंधित डाटा इकट्ठा करेंगे। कितने किस उम्र के लोग हैं वहाँ पर, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, और कितने इसमें जो है कार्य ज़्यादा जो है किस वर्ग के लोग ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं, और इसके साथ साथ उनको कैसे जागरूक किया जा सकेगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम क्या करेंगे, उससे संबंधित डाटा को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब उसका जोड़ तोड़ करना, उसका विश्लेषण करना अलग अलग तरीके से, वो हमारा क्या होता है, यानी हमारे पास क्या उपलब्ध है, क्या हमारे पास उपलब्ध नहीं है, कौन कौन से उनके पास क्या संसाधन है, कैसे उनको हम जो है उनको मोटिवेट करेंगे, कैसे उनको हम बताएंगे, यानी सारी चीज़ों को ऑल ओवर उसमें विश्लेषण करते हैं। अब इसमें हमारा उपयोग, अब देखिए यदि हम उसको प्लानिंग कर लेते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, अब उपयोग पर आते हैं, कैसे उसको वहाँ पर लोगों को बताएंगे, संक्रामक बीमारी से संबंधित चीज़ों को, उनका कारण क्या है, उसका नियंत्रण कैसे किया जाए, क्या चीज़ों का उपयोग करेंगे, कैसे वो बचेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको हम जानकारी देंगे, यानी यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हमने जो प्लानिंग की है तो उसके लिए क्या है यहाँ पर कि लागत क्या आ रही है, यानी उसमें समय, श्रम, धन, इन सब चीज़ों को उसमें देखते हैं। यानी यह हमारा जो है जरूरतों का निर्धारण है, आकलन करने में इसमें 3 चीज़ें हम जो है एनालिसिस करते हैं, निर्धारण करते हैं। क्या क्या, अन्वेषण एवं पहचान, डाटा एकत्र करना है, विश्लेषण करना,
उपयोग करना इन सारी चीज़ों का। ये हो गए आपके डाटा का एक आकलन करना, यानी जो ज़रूरत है उनका आकलन करना या निर्धारण करना। अब आता है हमारा, अब इसमें देखिए चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी है सिचुएशन एनालिसिस। आपका एक पॉइंट उसमें दिया गया है कि सिचुएशन एनालिसिस क्या होता है। वही जो मैंने बताया वही सेम चीज़ है। सिचुएशन जिसको बोलते हैं स्थिति, और एनालिसिस का मतलब इसे हम बोलते हैं विश्लेषण करना। अब वहाँ पर जैसी स्थिति होती है उसका विश्लेषण करना होता है। अब देखिए इसमें क्या है, जब हम उनकी स्थिति का विश्लेषण करते हैं, उनके क्या समस्या है, आवश्यकता क्या है, संसाधन कितने उपलब्ध हैं, उनकी रुचि किस चीज़ में है, क्या चीज़ वो सीखना चाहते हैं, क्या चीज़ वो ग्रहण करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों का ऑल ओवर वहाँ पर एनालिसिस करते हैं, यानी स्थिति का विश्लेषण करते हैं। उसके बाद उससे संबंधित उनको जानकारी देते हैं। तो वही हमारा होता है सिचुएशन एनालिसिस। तो सिचुएशन एनालिसिस में समस्या, आवश्यकता, संसाधन, रुचि की जानकारी लेते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों की जानकारी लेने के बाद हम क्या आते हैं कि जो प्रसार शिक्षा के द्वारा नई तकनीक एवं ज्ञान लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, यानी जो उनकी समस्या हो, जो आवश्यकता उनकी, जो इच्छा हो, उससे संबंधित उनकी आवश्यकता को हम क्या करते हैं, उनके तक नई तकनीक और ज्ञान लोग के माध्यम से उनके तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब ये जो ज्ञान होता है ये कई रूप में हो सकता है, जैसे गृह विज्ञान संबंधी जानकारी। गृह विज्ञान के ऑल ओवर आपके 5 ब्रांच वैसे ही हैं, हर ऑल ओवर जानकारी देने के लिए वो महिलाओं को, जैसे उनको बाल विकास, वस्त्रों से संबंधित, गृह प्रबंध से संबंधित और आहार एवं पोषण संबंधी जानकारी उनको हम क्या करते हैं, पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद डेयरी उद्योग, यानी कोई विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, उससे संबंधित उनको जानकारी दे करके कृषि संबंधी जानकारी, उद्योग संबंधी जानकारी, आज में जो मतलब कि अनुसंधान हुए हैं, जो नई नई टेक्निक डेवलप हुई हैं, उनके तक उसको पहुंचाने का कार्य करते हैं। किसमें? सिचुएशन एनालिसिस में। तो सिचुएशन एनालिसिस में पहले हम आपकी समस्या को जानेंगे और उसी के अनुसार जो नए नए टेक्निक डेवलप हुए हैं उनके तक उसको पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ये हमारा होता है सिचुएशन एनालिसिस, यानी स्थिति का विश्लेषण करना। अब देखिए इसी में हमारा आता है कि हम जब डाटा को यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे, सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे, तब उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्या कार्य होते हैं। तो इसके लिए हमारा है सबसे पहले नियोजन। अब देखिए नियोजन, जिसको हम हिंदी में, अंग्रेजी में प्लानिंग भी कहते हैं। अब नियोजन किसी भी क्षेत्र में होता है, मैंने भी आपको बताया, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे घर से संबंधित हो, चाहे किसी बिजनेस से संबंधित हो, यानी किसी भी क्षेत्र में हम वो नियोजन करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं तो हम एक्सटेंशन से संबंधित नियोजन करेंगे, क्योंकि हम गांव के लिए लोगों की शिक्षा दे रहे हैं, गांव को शिक्षित कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। इसीलिए हमारा जो सारा चीज़ जो रहेगा वो ग्राम से संबंधित, यानी गाँव से संबंधित लोगों के लिए होगा। अब इसमें क्या है, हम नियोजन का मतलब क्या होता है कि भविष्य में किए जाने वाले कार्य को निर्धारित करना। एक लाइन में आप कह सकते हैं नियोजन क्या है, भविष्य में किए जाने वाले कार्य का पहले से पूर्वानुमान लगा लेना, पूर्व में निर्धारित कर लेना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। ध्यान से देखिए क्या है कि भविष्य में किए जाने वाले कार्य का निर्धारण करना। अब वो कार्य क्या है, यानी कोई भी कार्य हो हमें कब करना है, यानी कितने समय, उसका टाइम, कैसे करना है, किस प्रकार हम करेंगे, और उसके बाद है कब, कैसे और किस रूप में करेंगे। यानी इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, पहले उसका प्लानिंग कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है हम गांव में जा रहे हैं, प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, लोगों को बताने जा रहे हैं और हमारी पहले से प्लानिंग नहीं है, हम किसको देंगे, किस ग्रुप वाले को देंगे, कितने बजे देंगे और कितने लोग उसमें शामिल होंगे, कितना टाइम उनका क्या है। यदि हम पहले से निर्धारित नहीं करेंगे तो हमारी बातों को सुनने के लिए कोई भी नहीं रहेगा, हम किसी को भी हम जानकारी अपनी नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब है सबसे पहले हम कब, कैसे, कहाँ, किस प्रकार हम देंगे, इनका पहले से हम पूर्व निर्धारण कर लेते हैं। उसके बाद इन पर विचार करके तब एक निर्णय लेते हैं, यानी इन पर विचार ये मंथन करेंगे सारी चीज़ों पर, उनके पास की जो उपलब्ध संसाधन क्या है, उनके पास कितने समय हैं, कितने लोग हैं, इन सब चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद तब किसी एक निर्णय पर पहुंचते हैं और उसी के आधार हम नियोजन करते हैं, यानी प्लानिंग करते हैं। दूसरा आता है हमारा संगठन। अब देखिए संगठन का मतलब क्या है
कि स्थिति, अधिकार एवं दायित्वों का निर्धारण करना ही संगठन कहलाता है। एक लाइन में आप जान लीजिए, क्योंकि आपको मुझे एक सटीक बताना है, क्योंकि इतना आपके यहाँ स्पेस भी नहीं रहता, इसीलिए मैं बहुत सटीक लिखती हूँ और इसमें शॉर्ट में लिखती हूँ। इसलिए मैं जो शब्द बोलती हूँ उस शब्दों पर आप ध्यान दिया करिए, क्योंकि उसको और आगे आपको सेंटेंस उसमें जोड़ने होते हैं खुद। तो ये आप ध्यान देना। इसमें क्या है कि संगठन क्या है, संगठन के अंतर्गत स्थिति, अधिकार एवं दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। यानी हम संगठन में कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा होगा उसको ऐसी ही जिम्मेदारी पहले दी जाती है, तो उसके लिए अधिकार उसको दिए जाते हैं, उसकी स्थिति और दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें जो सहयोग करने वाले होते हैं कौन कौन से होते हैं, सरकारी यानी सरकारी रूप में हमारे होते हैं, वर्कर्स होते हैं, गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओज के होते हैं, युवा क्लब, महिला मंडल और कार्यकर्ता यानी हमारे प्रचार कार्यकर्ता। ये सब लोग क्या करते हैं, उस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए, उस कार्यक्रम को प्रोग्रेस करने के लिए वो क्या करते हैं, इन लोगों का अहम रोल होता है। क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि संगठन का मतलब क्या है, स्थिति, अधिकार एवं दायित्वों का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि इनका भी रोल होता है, ये भी उसमें शामिल होते हैं, इनका भी अपने अपने जिम्मेदारी होती है जो वहाँ पर करते हैं। तो ये हमारा हुआ संगठन। अब आता है हमारा कार्यान्वयन करना, जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि जो हमने प्लानिंग की है, जो हमने संगठन किया है, अब उसको वास्तविक रूप में परिणित करना, वास्तविक रूप में उसको लाना, वास्तविक रूप में उसको उतारना, यानी लोगों को शिक्षण, प्रशिक्षण, सिखाना, बताना, ये हमारा कार्यान्वयन के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, यदि हम सही तरीके से कार्यान्वयन करेंगे तभी वो हमारा प्रोग्राम सफल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। यानी सही तरीके से कार्यान्वयन हो, इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमें सारी चीज़ों का यहाँ पर संगठन कर लेंगे, तभी हम काम को सही तरीके से एग्जीक्यूट यानी क्रियान्वित कर पाएंगे। तो अब देखिए, इसमें जैसे हम कोई चीज़ शिक्षित कर रहे हैं, उनको कोई चीज़ सिखा रहे हैं, कृषि संबंधित कोई तकनीक बता रहे हैं उनको, और कुछ संबंधी कोई जानकारी दे रहे हैं, इन सब चीज़ों की यदि जानकारी दे रहे हैं, सबसे पहले हमें सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और सबकी जिम्मेदारी है कौन क्या टॉपिक को बोलेगा, कौन कौन से टॉपिक को लोगों को बताएगा, कौन लोगों को कंट्रोल करेगा, कौन लोगों को समझाएगा। ये सारी चीज़ें हम संगठन में निर्धारित कर लेते हैं, तब उसको हम वास्तविक रूप में प्रोग्राम को चलाते हैं। अब आता है हमारा अन्वेषण करना। अन्वेषण का मतलब होता है आकलन करना। अन्वेषण का मतलब होता है आकलन करना, यानी जानकारी को प्राप्त करना। अब इसमें क्या है, वर्तमान स्थिति, यानी कहने का मतलब अन्वेषण में है कि उनकी क्या वर्तमान स्थिति है। यहाँ पर वैसे ये टॉपिक यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि ये आप स्टेप में नहीं आएगा, क्योंकि अन्वेषण का हम अन्वेषण पहले से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है, मैंने यहाँ पर इसलिए दिया है, लेकिन आपको जान लीजिए आकलन का मतलब यहीं पर होता है आपका कि पहले हम स्थिति का, उनकी आवश्यकता का, उनकी इच्छा का, उनकी समस्या का अन्वेषण कर लेंगे। वर्तमान में इस समय क्या उनकी स्थिति है, क्या उनकी समस्या है और क्या उनकी किस प्रथा को मानते हैं, किस परंपरा को मानते हैं, इन सब चीज़ों का आकलन करने के बाद जब संगठन करेंगे तो उसके बाद हम क्रियान्वयन करेंगे। अब आता है हमारा लास्ट में मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। अब मूल्यांकन को एक लाइन में जान लीजिए, परिणाम का मूल्यांकन करना। अब परिणाम का मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने जो कार्यक्रम चलाया वो हमारा कितना सफल रहा, कितना लोग उसको ग्रहण किए, कितना लोग उसको उपयोग में ला रहे हैं दैनिक जीवन में अपने, कितना लोग उसको मतलब कि एक्सेप्ट किए हैं, इन सब चीज़ों का हम मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन करने के लिए क्या करेंगे, लोगों के साथ पास जाएंगे, लोगों का जो लोग वहाँ पर शामिल हुए थे उनसे अवगत होंगे कि उन्होंने क्या जानकारी यहाँ पर ली और अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, यानी परिणाम का मूल्यांकन करते हैं। उसकी सफलता, यानी हमने जो कार्यक्रम चलाया कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, यदि असफल रहा तो उसके पीछे क्या कारण है, यदि सफल है तो उसके पीछे क्या कारण है। तो इन सब चीज़ों का हम क्या करते हैं, जब आकलन कर लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो नेक्स्ट जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसके लिए हमारी कोई समस्या सामने नहीं आती है। इसीलिए मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी हमारे प्रोग्राम असेसमेंट के लिए, यानी प्रोग्राम मैनेजमेंट असेसमेंट, ये सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो ये बहुत छोटा टॉपिक था जिसमें मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है, और इसमें आपसे मैंने कल क्वेश्चन पूछा था और आंसर हमारे पास इसका केवल 1-2 बच्चों का आया है, सबका नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है कि आप केवल वीडियो देखते हैं और आंसर खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं बार बार इसको कहती हूँ, आप आंसर खोजने की क्षमता आप डेवलप करेंगे, तभी जो है आप जो है अपने जो समस्याएं होंगी खुद आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। क्योंकि कोई चीज़ ऐसे, हर चीज़ में आपके सामने, आप यदि आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो सारी समस्याओं का हल खुद ही ढूंढना
होगा। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश किया करिए। तो हमने आपको बताया था पंचायती राज व्यवस्था आंसर पूछा था हमने। तो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा इसको किया गया था कि यानी जो पंचायती राज व्यवस्था हो 3 स्तर पर हो, यानी आपके जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत। तो ये 3 स्तर पर उन्होंने बताया था बलवंत राय मेहता की कमेटी, जो 1958 और 59 के बीच में लाया था। और पंचायती राज की जो व्यवस्था है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर यानी प्रधान आपके गांधी जी की जयंती पर ही 2 अक्टूबर 1952 में 2 अक्टूबर 1952 में पंचायती राज की व्यवस्था भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था। तो इतने देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, और ये आपके क्वेश्चन आए हैं और आ भी सकते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपके। तो पंचायती राज व्यवस्था 1959 में यानी 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये हमारे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत किया था। और उसके बाद और भी मतलब कि जो है राज्यों में इसकी शुरुआत की गई, लेकिन सबसे पहले आपका राजस्थान से ही शुरू हुआ था। और ये अनुच्छेद 243 में इसका उल्लेख है। इसके बारे में पंचायती राज का संगठन सारी चीज़ों की बारे जानकारी वहाँ पर है। और ये जो संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, वो हमारा 73वां और 74वां संशोधन है, जो 1992 में लाया गया है। 73वां और 74वां संशोधन 1992 में लाया गया। इसमें महिला आरक्षण की बात यानी 33% महिला आरक्षण की बात भी कही गई है। तो ये इतने देखिए, इतने में सारे क्वेश्चन आपके जो इम्पोर्टेंट है वो कवर हो जा रहे हैं। तो ये बातें आप और भी इसमें और भी जो होगा डिटेल आप करिएगा। वैसे भी आपके जो नेक्स्ट टॉपिक और भी आएंगे उसमें आपका पंचायती राज व्यवस्था है, समुदाय विकास योजना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और आज आपके लिए क्वेश्चन है, रेड रिबन एक्सप्रेस क्या है, ये आपको बताना है। रेड रिबन एक्सप्रेस क्या है और इसकी शुरुआत किसने किया है? रेड रिबन एक्सप्रेस। और दूसरा है नवधान्या। क्या है? नवधान्या। नवधान्या योजना किसने शुरू किया और ये किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपको बताया, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था नेट में ही। तो ये आपको आंसर हमें बताना है कमेंट बॉक्स में कि रेड रिबन एक्सप्रेस किससे संबंधित है, किसने इसकी शुरुआत किया है, और नवधान्य योजना किसने शुरू किया है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आप हमें इसका आंसर खोज करके हमें कमेंट में बताइएगा। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, इसमें आपको बताया प्रोग्राम मैनेजमेंट असेसमेंट। इसमें हमने क्या होता है प्रोग्राम असेसमेंट मैनेजमेंट में, ये सारी चीज़ों का इसमें मूल्यांकन किया जाता है। नियोजन, प्रेरणा, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के द्वारा जो है काम को पूरा किया जाता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये प्रबंधन व्यवहारिक, सामाजिक और सार्वभौमिक होती है जो हमारा प्रबंधन है। और इसके साथ साथ जो प्रबंधन के जो कार्य होते हैं, सबसे पहले जरूरतों का निर्धारण करते हैं, उससे संबंधित डाटा को इकट्ठा करते हैं, डाटा की पहचान करते हैं, उसके बाद उसको उपयोग में लाते हैं, और इसी में हमारा सिचुएशन एनालिसिस करते हैं, यानी वहाँ की स्थिति कैसी है उसी के अनुसार आप प्लानिंग करते हैं। नियोजन, संगठन। नियोजन मैंने आपको बताया भविष्य में की जाने वाली कार्य का क्या करना, निर्धारण कर लेना पहले से ही। संगठन में क्या होता है, स्थिति, अधिकार, आय, दायित्व को सौंपना या निर्धारण करना। कार्यान्वयन में क्या होता है, सही तरीके से कार्यान्वयन करना, यानी सही तरीके से उसको कार्य को परिणित करना। और अन्वेषण का मतलब क्या होता है, आकलन करना, जो स्थिति है उसका आकलन करना। मूल्यांकन क्या है, जो हो चुका है, जो हमने कार्यक्रम कर चुके हैं उसके परिणाम का मूल्यांकन करना। तो ये चीज़ें हो गई, और ये क्वेश्चन आप हमें बताइएगा। तो हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचना चाहिए। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो जो है इसको सब्सक्राइब इस चैनल को अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। आप टीचर संबंधित चाहे TCT, PGT, नेट कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, होम साइंस संबंधित, आपको इससे निश्चित ही मदद मिलेगी। तो ये हमारी वीडियो, मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।